नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। आप लोगों का चल रहा था क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या समझने से पहले हम इसमें कुछ पॉइंट बताए थे, जैसे अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या तक क्या है कि आपका थ्योरी पूरा हो गया था। तो पूर्णांक संख्या के बाद बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद तो आपका अंक हो गया था, दूसरा संख्या हो गया था, तीसरा प्राकृत संख्या हो गया था, चौथा पूर्ण संख्या, पांचवा पूर्णांक। तो 5 पॉइंट हो गया था पूर्णांक तक। छठा की बात करते हैं तो छठा पॉइंट में आता है परिमेय संख्या। छठा में क्या आता है? परिमेय संख्या। छठा में आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, किसके रूप में? p बटा q के रूप में, इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटा q कहने का मतलब कि बटा के रूप में, भिन्न के रूप में। जैसे क्या है कि लिख दिया 2/3 लिख दिए, तो क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां याद रखिएगा, जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और नहीं है q बराबर 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा आपका? परिमेय संख्या। यानी कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q कहने का मतलब समझाएं कि बटा के रूप में, भिन्न के रूप में, इसलिए दिया 2/4। ये क्या हो गया आपका? p बटा q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या। यानी कि भिन्न में लिखना, किसमें लिखना? भिन्न में लिखना, बटा में लिखना। तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों क्या है? पूर्णांक। जहां p और q दोनों क्या है? पूर्णांक। यानी p भी आपका पूर्णांक रहेगा, q भी आपका क्या रहेगा? पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक रहेगा। जब भी रहेगा आपका पूरा अंक रहेगा, आधा नहीं रहेगा। तो p और q दोनों क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे क्या लिख दिया आपका? 2/0, तो 2/0 लिख दिया और आपसे कहेगा कि बताइए परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि कारण क्या है कि ये आपका जो नीचे बटा है q है, q की जगह क्या आ गया? 0। लेकिन क्या बोला कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगी। आगे समझ में, यानी कि जहां p और q क्या होगा? पूर्णांक, और q बराबर नहीं होना है चाहिए 0। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6/3, 1/2। ये सब पूरा क्या है, बटा में, ये सब क्या आपका परिमेय संख्या है। अब प्रश्न है कि बस सर 2 कैसे परिमेय संख्या है? 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1। ये सब भी क्या हमारा परिमेय संख्या, जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हो, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, आपका 3 हो गया। 3 भी क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि 3/1 लिख सकते हैं। ये सब क्या आपका परिमेय संख्या, यानी कि जो भी भिन्न में लिखा जा सकता है, जिसे भी बटा में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जितना भी आपका वर्गमूल है, जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता हो, जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता हो, वो भी किसके अंतर्गत चलाएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत चलाएगा, याद रखिएगा। जैसे हमने लिख दिया √25, तो √25 लिख दिया, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 भी क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। यानी कि जिस भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल, जिस भी संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, वो किस में आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया √81, तो √81 लिख दिए, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। 81 का वर्गमूल 9, तो किस में आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। पहली बात, जिसे भिन्न में लिख सकते हो परिमेय संख्या, और जिस संख्या का वर्गमूल, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, वो भी किस में आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या में। किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। और दूसरी बात कि जिस संख्या के ऊपर, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो, इससे ऊपर है ना, ऊपर इस प्रकार का चिन्ह दे दिया, इसे रैकरिंग कहते हैं या फिर बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, रैकरिंग, RECURING, रैकरिंग, या फिर इसको कहते हैं बार, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बार कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बार। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि जिस संख्या पर, यानी कि रैकरिंग वाला भी संख्या रहेगा, रैकरिंग वाला भी संख्या रहेगा, तो भी किस में आएगा, आपका परिमेय संख्या में। रैकरिंग कहने का मतलब क्या होता है कि जिस संख्या पर रैकरिंग लग गया, जिस संख्या पर रैकरिंग लग गया, मतलब कि वो संख्या लगातार चलते रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। जिस संख्या पर रैकरिंग लग गया, मतलब वो संख्या लगातार चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जो रैकरिंग वाला संख्या रहेगा, वो भी किस में आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या में। किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे लिख दिया आपका 2.16 के ऊपर रैकरिंग, और कहेगा बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। रैकरिंग को देख के, बार को देख के क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या। पहली बात, जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता हो, पूर्ण वर्गमूल निकलता हो, किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या में। जिस संख्या पर रैकरिंग लग जाता हो, रैकरिंग वाला जो संख्या रहेगा, जो संख्या रैकरिंग वाला रहेगा, वह संख्या भी किसमें आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या में। रैकरिंग कहने का मतलब कि जिस संख्या पर रैकरिंग लग जाता है, वो संख्या लगातार चलते रहता है, रिपीट होते रहता है, वो संख्या कभी खत्म नहीं होता है, वो संख्या भी किसमें आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या में चला जाएगा। ठीक है, अगली बात ये है कि जैसे जब हम एक संख्या से दूसरे संख्या में भागा देते हैं, एक संख्या से दूसरे संख्या में भागा देते हैं, ठीक है, तो एक संख्या से दूसरे संख्या में जो भागा देते हैं, तो कुछ होता है जो पूरी तरह से कट जाता है, कुछ क्या होता है कि पॉइंट लगाने के बाद पूरी तरह से कटता है, कुछ क्या होता है कि पॉइंट लगाने के बाद पूरी तरह से कटता है। तो पॉइंट के बाद भी अगर पूरी तरह से कट जाता है, तो किसमें आ जाएगा, आपका परिमेय संख्या में। किसमें आ जाएगा, परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में
चलाएगा। ठीक है, जैसे हम बात कर ले कि 4 से भागा देते हैं 4 से। ठीक है, हमने 4 से भागा दे दिया, जैसे मान लिया जाए कि 4 से भागा दे दिया 45 में। किस में दे दिया? 45 में। तो 4 से भागा 45 में तो आपका एक बार में लगेगा 4। ठीक है, तो कितना उतरेगा? 5। तो एक बार में लगेगा 4, एक उतरेगा। ठीक है, अब लगेगा नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो पॉइंट के बदले क्या आता है? 0। तो लगेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 उतरेगा तो 0 उतरेगा पॉइंट के बदले, तो 4 5 20, 4 5 20। देखो ये पॉइंट के बाद कटा नहीं, कटा कि नहीं? तो पॉइंट के बाद भी अगर पूरी तरह से कट जाता है तो भी किस में आ जाएगा? आपका परिमेय संख्या में। किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या में। यानी कि बात की जाए कि जैसे 45/4, तो 45/4 भी क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब कि जब भागा दे, अब भागा देने के बाद पॉइंट के बाद भी कट जाए, पॉइंट के पहले कटेगा वो तो परिमेय संख्या हो गई, लेकिन पॉइंट के बाद भी अगर पूरी तरह से कट जाए, पॉइंट के बाद भी कट जाए तो किस में आ जाएगा? आपका परिमेय संख्या में। किस में आ जाएगा? परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। समझ में आ गया? ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? तो पहले जिससे बटा में लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता हो परिमेय संख्या। और क्या है कि जिस पर रेखिक आ जाता है वो भी परिमेय संख्या में आ जाता है कि नहीं? और रेखिक कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने 3 से भागा दिया 10 में, 3 से दिया भागा 10 में, तो 3 तिया 9, एक उतरेगा पॉइंट लगेगा 0, 3 तिया 9, एक उतरेगा 0, 3 तिया 9। कभी कटने वाला है नहीं, कटने लगातार चलते रहेगा। तो लगातार चलते क्यों रहेगा? इस पर रेखिक लगा देता है, मतलब क्या? लगातार हो जाएगा। तो जिस पर रेखिक आ जाता है ना, यानी कि जिस पर रेखिक आ जाता है, यानी कि रेखिक संख्या रिपीट करते रहती है, वो भी किस में जाएगा? आपका परिमेय संख्या में। किसमें आ जाएगा? परिमेय संख्या में। और वैसी संख्या जिससे भागा दिया जाए तो पॉइंट के बाद भी पूरी तरह कट जाए, पॉइंट के बाद भी पूरी तरह कट जाए तो किसमें आ जाएगा? आपका परिमेय संख्या के रूप में चला जाएगा। क्लियर है? परिमेय संख्या के समझ में। अगली बात होगा कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिएगा ध्यान से। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें p और q पूर्णांक दे देगा, q बराबर 0 का कोई वैल्यू इसमें नहीं है। यहाँ से क्या है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, यानी भिन्न के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, तो जितना भी आपका है संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो किस में आ जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या का आप दूसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। जैसे √2, तो √2 का पूर्ण वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है, क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय संख्या, √5, √7, √11, ये सब क्या है कि ये सब वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर?
तो पहचान लीजिएगा अपरिमेय संख्या। दूसरी बात इसको कैसे पहचानेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि हम किसी संख्या में भागा दे दिए, ठीक है, किसी संख्या में भागा दे, मान लीजिए कि हमने लिख दिया आपको, जैसे सिंपल समझिए कि किसी संख्या में भागा दे दिए। अब किसी संख्या में भागा देने के बाद क्या है कि वह संख्या ना तो रिपीट कर रहा है, और ना ही पॉइंट के बाद कभी कट रहा है, मतलब कि कुछ भी ना हो रहा, लगातार चलते जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो पॉइंट के बाद भी ना कटे, ठीक है, पॉइंट के बाद भी ना कटे, और ना ही एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही हो, लेकिन तब भी लगातार कट ना रहा हो, तो वह संख्या किसमें आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में, ठीक है, किसमें आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में। पॉइंट के बाद भी ना कटे, अब पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट ना करे, एक ही संख्या बार बार रिपीट ना करे, तो किसमें चलेगा आपका अपरिमेय संख्या में चलेगा। एक बात और याद रखिएगा कि पाई भी क्या है आपका, तो पाई भी एक आपका अपरिमेय संख्या है। पाई क्या आपका अपरिमेय संख्या, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई क्या आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 22/7 है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। पहली बात कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है वो भी किसमें जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में। वैसी संख्या जो पॉइंट के बाद भी पूरी तरह से ना कटे, और पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट ना कर रहा हो, पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट ना कर रहा हो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगा तो रैंकिंग लग जाएगा, और रैंकिंग लगेगा तो किसमें आ जाएगा परिमेय संख्या में। हमने क्या बोला कि पॉइंट के बाद कटे भी नहीं, अब पॉइंट के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट ना करे, तो वो संख्या क्या किसमें आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में। किसमें आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में। क्लियर है, किसमें आ जाएगा आपका अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है। अगला चलते हैं आठवां में आपका आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल, यानी कि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक संख्या। कुछ भी लिख दीजिए, जैसे हम लिख दो √2, अगर वास्तविक संख्या है तो है, तो आप परिमेय संख्या रहे या फिर परिमेय संख्या रहे, सब क्या हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे 4 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, 6 लिख दिए, आपका 3.3 लिख दिए, रेटिंग सब सारा का सारा क्या वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों का मिलान क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या ना तो अपरिमेय संख्या हो सकती है ना ही परिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं? क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या दोनों का मिलान है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलान को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोनों के मिलान और वास्तविक संख्या है ना, तो दोनों यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन
सभी वास्तविक संख्या ना तो अपरिमेय संख्या हो सकती है ना ही परिमेय संख्या हो सकती है। ऐसा समझ में? तो ऊपर लिखते इसको नोट पॉइंट में, लिखते हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में कि सभी परिमेय संख्या, कि सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या ना तो परिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या ना तो परिमेय संख्या, ना तो परिमेय संख्या और ना ही अपरिमेय संख्या हो सकती है, ना ही अपरिमेय संख्या हो सकती है कि नहीं? यानी कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या ना तो परिमेय संख्या हो सकती है और ना ही अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जितना भी है पूरा क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या जो है वो ना तो परिमेय हो सकता है पूरा, ना तो अपरिमेय हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय अपरिमेय दोनों है, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों है। तो वास्तविक संख्या ना तो परिमेय हो सकती है ना तो अपरिमेय हो सकती है। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट यानी चलेगा आपका सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या क्या हो जाएगा? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह से, जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, वो ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, मतलब कट जाती है, हो जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह से कट जाए, किस तरह से? दो से। वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे देखा जाए एग्जांपल के तौर पर, तो क्या हमने, जैसे हमने कहा दिया दो, तो दो से कट ही जाएगा। चार भी क्या है? दो से पूरी तरह से कट जाएगा। 6 दो से पूरी तरह से कट जाएगा। 8 10 12 ये सब अनंत तक है कि नहीं? यानी कि वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह से कट जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जो दो से क्या है कि पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, किससे? दो से, क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम संख्या। इसमें एक नोट पॉइंट जो लिखिएगा, जो एग्जाम में पूछता है, आ जाता ऑब्जेक्टिव के रूप में, से कहा दिया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है? प्रथम n यानी कि प्रथम, फिर से बोल सकते हैं n सम संख्याओं का योगफल। तो n सम संख्याओं का
n सम संख्याओं का योगफल। तो n सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। अब ये क्या चीज है, ध्यान समझिएगा। तो n सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर n क्या है, तो n क्या है, देखिए ध्यान से। जिससे हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, इससे आपसे कह दिया कि मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि 10 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 10 सम संख्याओं का योगफल, 10 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 10 सम संख्याओं का योगफल, तो 10 सम संख्याओं का योगफल हम लोग को फार्मूला पता है ना, तो n इंटू n प्लस 1 है कि नहीं। तो जहां पर आपका n है वही आपका क्या हो जाएगा, आपका 10 है कि नहीं। जहां आपका n वहां क्या लग जाएगा 10, क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 प्लस 1, यानी कि 10 यानी कितना हो जाएगा आपका 10 अब गुने 10 से 11, 11 गुने 10 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। तो n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n इंटू n प्लस 1। इसे पूछ देगा आपका 10 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। n की जगह क्या हो जाएगा आपका 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा। तो 10 1 11, 11 गुने 10 110। तो 10 सम संख्याओं का योगफल कितना है 110। जिससे आपसे पूछ देगा 12 सम संख्याओं का योगफल, 12 सम संख्याओं का योगफल। आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आएगा। 12 सम संख्याओं का योगफल, 12 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो n की जगह क्या हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 है कि नहीं। तो जितना पूछेगा आपको n हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। तो 12 1 13, और 13 गुने 12 कितना हो जाएगा, 13 गुने 26, और 15 156। कितना जाएगा आपका 156। क्लियर है। इस प्रकार से पूछेगा तब से बन जाएगा 10 सम संख्याओं का योगफल, 12 सम संख्याओं का योगफल, 15 सम संख्याओं का योगफल, 16 सम संख्याओं का योगफल। तो सारा यही फार्मूला आपका लग जाएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला बात कर लेते हैं कि विषम संख्या। विषम संख्या, अच्छा एक बात बताइए, आगे बढ़ने से पहले पूछते हैं आपसे, कहेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है। सबसे छोटी सम संख्या कौन हो जाएगा 2। सबसे छोटी सम संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और सबसे बड़ी का पता नहीं है कि नहीं। तो सबसे छोटी सम संख्या कितना 2 हो जाएगा, याद रहेगा ना। सबसे छोटी सम संख्या कितना रहेगा आपका 2। ठीक है, याद रहेगा। अगला देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होगी, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, मतलब कटती नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से ना कटता हो, तो 2 से पूरी तरह से ना कटता हो, उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे एग्जांपल में आपका 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, डॉट बहुत सारा। ये सब क्या है कि ये सब कभी भी, यानी कि ये सब जो है, ये सब यानी कि कभी विषम संख्या यानी कि 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो ये सब जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ये सब संख्या क्या हो जाएगा आपका, ये सब संख्या हो जाएगा आपका विषम संख्या। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, क्या कहलाएगा आपका विषम संख्या। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटा विषम संख्या आपका 1 हो जाएगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1, सबसे छोटी विषम संख्या आपको कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी का पता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी अनंत है ना,
तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1। इस सबको लिखते हैं नोट पॉइंट में आगे, यहाँ तक पता कर सकते। तो लिखते हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में इसके पहले वो छूट गया था कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और बड़ी तो पता नहीं है ना, तो कहना अगला नोट पॉइंट जो आपका विषम संख्या का है। ये तो सम संख्या पहले पढ़ा दिए, विषम भी पढ़ा दिए, लेकिन सम संख्या का छूट गया तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो अगला नोट पॉइंट कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कितना होगी, 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, बड़ा का पता नहीं होता ना, तो होता है ना। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, अब आपको विषम संख्या ही समझा रहे थे इसके पहले, विषम संख्या ये तो ऊपर वाला छूट गया था ना, तो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो विषम संख्या क्या समझाते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कटती नहीं है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। इसमें एक नोट पॉइंट चलेगा जो आपका ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आता है एग्जाम में, कहेगा कि n विषम संख्याओं का योगफल, n विषम संख्याओं का योगफल। तो n विषम संख्याओं का योगफल, क्या बोला कि n विषम संख्याओं का योगफल। तो n विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। n विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर। ठीक है, समझते एग्जांपल में कैसे पूछेगा एग्जाम में। इससे क्या देगा, बताइए कि 13 विषम संख्याओं का योगफल, 13 विषम संख्याओं का योगफल, 13 विषम संख्याओं का योगफल। 13 विषम संख्याओं का योगफल पूछा, करना कुछ नहीं है, 13 का पूछा ना, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर कितना, 169। 169 क्लियर। जैसे आपसे पूछ देगा 14 विषम संख्याओं का योगफल, 14 विषम संख्याओं का, 14 विषम संख्याओं का योगफल। तो क्या कर देना है, 14 का पूछा तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना, 196। तो 14 का विषम संख्याओं का योगफल तो क्या कर देना, स्क्वायर। 15 का पूछेगा, 15 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 15 विषम संख्या का योगफल तो 15 का स्क्वायर। 16 विषम संख्याओं का योगफल तो 16 का स्क्वायर। 17 विषम संख्याओं का योगफल तो 17 का स्क्वायर। आसान है कि नहीं, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। ये सब होता है ऑब्जेक्टिव में आता है, आपको हमेशा काम देगा। अगली बात, अगली समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे, जो एक और अपने आप के अलावे, जो एक और अपने आप के अलावे, अपने आप के अलावे अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है। अन्य, जो एक और अपने आप के अलावे अन्य, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे अन्य किसी दूसरी संख्या से भी, अन्य किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य होती है, विभाज्य होती है, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे अन्य किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य होती है। विभाज्य मतलब कट जाती है,
उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जो एक से तो कटेगा ही और अपने आप से तो कटेगा ही, और आप एक और अपने आप के अलावे अन्य भी दूसरे संख्या से क्या होती है, विभाज्य होती है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसे एग्जाम्पल में बात कर ले हुआ तो एक की बात करें, मान लो पहले तो एक क्या है, एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, बाकी किसी और दूसरा संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, एक आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। हम 2 की बात कर लें तो 2 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, लेकिन अन्य किसी दूसरी संख्या से कटेगा नहीं, ये भी आपका भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 में नहीं होगा क्योंकि 3 एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा, बाकी दूसरा से फिर नहीं कट रहा। 4 हो सकता है क्योंकि देखिए 4 एक से कटेगा, 4 अपने आप से नहीं कटेगा, और 4 आपका किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। जैसे क्या है 2, तो 4 देखिए एक से कट भी किया, 4 अपने आप से भी कटा और 4 2 से भी कटा, तो एक से यानी कटना चाहिए और अपने आप से और अन्य किसी दूसरे संख्या से भी कटना चाहिए। क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या। क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या। जैसे हमने ले लिया 6, तो 6 भी क्या आपका भाज्य संख्या, एक से कटेगा, अपने आप से कटेगा और दूसरा संख्या से भी कटता है। जैसे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये सब क्या आपका भाज्य संख्या। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, आपका 9 हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपका भाज्य संख्या है। कौन संख्या, भाज्य संख्या। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, नोट पॉइंट, पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना, 4। अनंत का यानी कि बड़ा का पता नहीं, कि बड़ा तो अनंत होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगली बात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे, जो एक और अपने आप के अलावे अन्य किसी दूसरे संख्या से, अन्य किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, अन्य किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा समझ में, यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावे अन्य केकरों से भी ना कटे, सिर्फ एक से कटे और अपने आप से कटे, तो क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम ले लें एक तो नहीं ले, एक तो नहीं होगा क्योंकि एक तो खुद है, तो आपका क्यों ले लेंगे पहले 2, तो 2 क्या है, 2 आपका एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। एक में क्या है, एक तो अपने आप खुद एक है, एक से कटेगा, तो एक नहीं होगा, कहां से लेगा आपका 2 से, तो 2 आपका एक से कटेगा और अपने आप से। 3 भी क्या, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। 5 एक से कटेगा और अपने आप से, अन्य किसी से कट रहा नहीं कट रहा। 7 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। ये सब क्या है, तो ये सब आपका अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या, यानी कि जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2, तो लिखेंगे नोट पॉइंट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी का पता नहीं, अनंत होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। यहाँ तक आगे पूरा समझ लो, यहाँ तक कोई दिक्कत है।
यहाँ तक पूरे सही तरीके से समझ में आया होगा। बस एक थ्योरी इसमें एक और परिभाषा बच गई जो ध्यान दीजिएगा, बस लास्ट है। लास्ट एक बच गया आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सह अभाज्य संख्या तो क्या लिखेंगे कि वैसी दो संख्याओं का युग्म, वैसी दो संख्याओं का युग्म, दो संख्या रहेगा अकेला नहीं रहेगा, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मासा यानी कि महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ, इसका मासा यानी कि एचसीएफ एक आता हो, कितना आता हो, एक। वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मासा यानी कि एचसीएफ एक आता हो उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 18 और 25, तो 18 25 दो संख्याओं का युग्म है कि नहीं। 18 से 25 का एचसीएफ निकाल के देखेंगे तो कितना, 18 एकम 18 बचेगा आपका 7 है कि नहीं। 7 से लगेगा 18 बार में 7 दूना 14, तो 4 और 4 से 7 लगेगा 4 एकम यानी कि 4, तो 3 बचेगा है कि नहीं। 3 से लगेगा 4 बार में, 3 से लगेगा 1 बार में 4 में ना, तो 1 में, तो 1 से 3 तो कितना पैसे आ गया, 1 आ गया, इससे कितना आ गया 1। यानी कहने का मतलब कि जब दो संख्याओं का युग्म का एचसीएफ कितना आता हो, 1 आता हो, तो क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। जैसे आपका 2 और 3, तो 2 और 3 का एचसीएफ निकाले कितना आएगा, तो 2 और 3 का निकालेंगे एचसीएफ, एक बार में लगेगा 2 1 दूना 2, एचसीएफ कितना है आपका 1। तो यानी कि वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ कितना आता हो, 1 आता हो, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्लियर है। तो आज ये क्या है कि वास्तविक संख्या का जितना भी बेसिक चीज था जो परिभाषा के रूप में था, यहाँ तक आपको क्या किए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया है। पूरी तरह से समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख के क्या कीजिए, भर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या करें, शेयर करें, ताकि जो आने बच्चे को इन सभी चैप्टरों में छोटे छोटे चीजों में दिक्कत है वो इन सब के बारे में क्या है कि जान सके, सीख सके। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करें कि इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।